Good evening to all of you. And on behalf of Vertex Education, I welcome you all in the webinar. और इस वेबिनार का जो पर्पस है उसके बारे में मैं बताऊंगा और आपको अभी म्यूट करके रखा जाएगा ताकि वेबिनार का स्मूथ कंडक्शन हो और लास्ट में आप बीच में अपने मैसेज के द्वारा क्वेरीज भी जब जरूरत पड़ेगी तो आप भेज सकते हैं और बाद में आपको इंटरेक्शन का भी सेशन मिलेगा। बट अभी ये जो वेबिनार हम लोगों ने अरेंज किया, उस वेबिनार को अरेंज करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। हमारे पास कई स्टूडेंट्स, कई पेरेंट्स के क्वेरीज भी थे, स्पेशली जो ये 10th बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ है। तो 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित और ये ऐतिहासिक है। हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। तो ये सिचुएशन बिल्कुल नई है और बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन है जिसको हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है और साथ साथ जरूरत होती है एक डिटर्मिनेशन की। तो हमारा जो ये वेबिनार है इन सारे बातों को समझकर अरेंज हुआ, क्योंकि यूजुअली हम लोग सेमिनार के जरिए या फेस टू फेस इंटरेक्शन के जरिए ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते थे, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वेबिनार अरेंज हुआ है। और आप का जो ये वेबिनार हम लोगों ने अरेंज किया है उसमें मैं बता दूं कि इस वेबिनार के अंदर आपको बताया जाएगा स्पेशली कि वाई आईआईटी आपको क्यों करना चाहिए या कोई आईआईटी क्यों करना चाहेगा। दूसरा जो आएगा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेज, इसमें बताया जाएगा आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी। मान लो कोई आईआईटी अगर किसी को लगता है कि नहीं वो करना चाहता है, वो अपने जीवन में एक अलग तरह की सफलता हासिल करना चाहता है, वो अपने अंदर एक ऐसा लीडर देखना चाहता है जो कि सिर्फ अपने जॉब की बात ना सोचे बल्कि दूसरों को जॉब क्रिएट करके भी दे सके, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी। उसके साथ साथ हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, और इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आपको बताए जाएंगे। उसके साथ साथ ये बातें हो गई, उसके बाद ये है कि ठीक जब आईआईटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बेहतरीन तरीके से अगर आपके साथ रहें, उनका अगर कॉम्बिनेशन बैठे तो आपकी जो ये जर्नी है आईआईटी प्रिपरेशन की वो स्मूथ चले और बिल्कुल उस स्पीड से चले ताकि मंजिल तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, मंजिल तक पहुंचने में आपको लेट ना हो जाए। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जिस आईआईटी प्रिपरेशन के 4 व्हीलर पे आप बैठे हैं, इस 4 व्हीलर के जो 4 इंपॉर्टेंट व्हील हैं उसी पे दौड़ना है आपको। उसमें पहला व्हील आपका स्टूडेंट होता है, दूसरा व्हील जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पेरेंट है। तो स्टूडेंट का क्या रोल है इस आईआईटी प्रिपरेशन में और उसको स्पेशली इस पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से उसको है ना अपने आप को अलर्ट रखना है, किस तरह से अपने आप को डिटरमाइन रखना है और किस तरह से अपने आप को कंटिन्यूअस एफर्ट में लगाए रखना है, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल गेस्ट हम लोग यहाँ पर आज बुलाए हैं जो कि पिछले साल जो पैंडेमिक शुरू हुआ, आप जानते हो पिछले साल 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसमें आईआईटी का एग्जाम हुआ नहीं था। तो उसके दौरान उन्होंने कैसे तैयारी करी और कैसे ऑल इंडिया रैंक 29 लेकर आए, और वो सारी बातें आप वो शेयर करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट जब आपको शेयर करेंगे तो आपको काफी उससे बेनिफिट होगा। फिर मैंने बताया आपको कि एक स्टूडेंट है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट व्हील है वो पेरेंट है।
तो पेरेंट भी यहाँ पर हम लोग बुलाए हैं, जो उन पेरेंट ने उन बच्चे को गाइड किया वो भी अपना व्यू शेयर करेंगे और पेरेंट को उसका बेनिफिट होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट विल है ना, जो कि जिस 4 व्हीलर पर आप बैठे हो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट विल है आपका, है ना, फैकल्टी, टीचर, गुरु आपका। तो गुरु का वेल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ साथ जरूरी है कि ऐसा गुरु हो जो कि वेल डिटरमाइंड हो और आपके हर परेशानी को शेयर समझता हो, है ना, उसके साथ खड़ा रहता हो। तो आपको ये भी बताया जाएगा कि वर्टेक्स एजुकेशन में जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं, वो किस तरीके से, है ना, एफर्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स के लिए और किस तरीके से उनके साथ काम करते हैं। साथ साथ चौथा जो इंपॉर्टेंट विल है वो एक सिस्टम, बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना, स्टूडेंट साथ अपने आप को डिटरमाइन कर लिया तैयारी करने के लिए। जो पेरेंट हैं वो बिल्कुल रेडी हैं हर तरह से एफर्ट लगाने के लिए। पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। और जो चौथा विल की बात करता मैं, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर चीज को अच्छे से कोऑर्डिनेट करता हो और आपको टाइम टू टाइम बताता हो कि आपकी तैयारी कैसे चलती रहनी चाहिए। और वो सिस्टम अगर बना हुआ है तो आपको प्रॉपर टाइम पर टेस्ट मिलेगा, आपको प्रॉपर टाइम पर, है ना, आपको इवेल्युएशन का मौका मिलेगा, आपको प्रॉपर टाइम पे डाउट क्लियरेंस का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें जो हैं, ये 4 व्हील जिसपे कि आपकी तैयारी की जो गाड़ी है उसको रन करना है ना, इनको बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अभी जो ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें आप समझ लो कि कई बार आपके मन में थोड़ी निराशा भी हो जाती है। और जो एग्जाम नहीं हुआ है 10th बोर्ड का, उन स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली बताता हूं कि उनके मन में ये आता है कि हो सकता है बोर्ड होता तो एग्जाम में वो ज्यादा अच्छा करते। लेकिन इसका एक पहलू ये भी आप देखिए कि अगर बोर्ड होता तो हो सकता है कि बोर्ड होते होते अगर मई जून में हो नहीं पाता, मई जून में डेट था, हो सकता है जुलाई अगस्त में होता, तब तक इतना लेट होता कि आपकी जो आगे की तैयारी है, स्पेशली अगर कोई टारगेट करना चाहता है इंजीनियरिंग को, तो उसके लिए और लेट होते जाता। और जितना लेट होते जाता तैयारी में, आपको बताया जाएगा कि नहीं अर्ली स्टार्ट का क्या बेनिफिट है, उतना ही आपको आगे समय कम मिलता। और आप जानते हो कि टाइम कभी रिटर्न होकर नहीं आता है, समय कभी लौटता नहीं है। तो ये एक अच्छा पहलू है कि जो वेल डिटरमाइंड स्टूडेंट्स हैं, जो कि जानते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग की उनको तैयारी करनी है, तो वो अब आसानी से इमीडिएटली उस तैयारी में लग सकते हैं। अब उनके पास 10th बोर्ड को लेकर कोई एक बर्डन या कोई इस तरह का कोई एक आप कह सकते हो कि एक रुकावट नहीं है कि नहीं भाई 10th बोर्ड अभी हमारा नहीं हुआ है, उसके लिए तैयारी करनी है, उसके ऊपर काम करना है। तो उससे आप क्लियर हो गए। हाँ, हो सकता है कि किसी 5% किसी को अच्छा मार्क्स मिल जाए और किसी को एक्सपेक्टेशन से 5% कम मार्क्स मिल जाए, बट उसका बहुत ज्यादा रोल आपके आईआईटी की तैयारी को नहीं होने वाला है और उससे आपकी तैयारी अफेक्ट भी नहीं होने वाली है। तो इसलिए उन सारी बातों को भूलकर आपको किस तरीके से अपने इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, आईटी की तैयारी के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और आप ये जान जाओ कि जीवन में सफलता के लिए जरूरी है कि किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलते जाना है। यही सफलता की कुंजी है। डरना नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप ये पैंडेमिक सिचुएशन में बाहर निकलो, घूमो, टहलो और आप न डरो। डरना नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये सोचो कि अगर आप पैंडेमिक के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो, आप रेगुलर अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हो, तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हेल्दी फूड हैबिट रखो, हेल्दी रूटीन रखो, और आप योगा भी बीच में करो, जिसको, है ना, और डेली एक्सरसाइज आधे घंटे 1 घंटे की करो, ताकि आपकी फिटनेस, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम वो अच्छा बना रहे। और अगर आपको कभी कोई मुश्किल आए भी तो आप आसानी से उसके पार निकल जाओ, है ना। कहते हैं कि अगर किसी का इरादा पक्का हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, रास्ते जो हैं
अपने आप खुलते चले जाते हैं और मंजिल तक लोग पहुंच जाते हैं। तो मैं मतलब एक शायर भी आपने सुना होगा, जनरली कहा जाता है कि भाई आसमान में भी सुराग हो सकता है, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो कोई भी जीवन में अगर मुश्किल है तो उसको सामना किया जा सकता है और वहां पर सफल हुआ जा सकता है, बस एक पक्के इरादे के साथ और एक प्रॉपर रूटीन के साथ, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर आप काम करो, है ना। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि नहीं हम लोग वेबिनार में क्या क्या करने वाले हैं, है ना। वाई आईआईटी पे बात करने वाले हैं, साथ साथ मैंने बताया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी उस पर बात करने वाले हैं, साथ साथ बताया हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, और साथ साथ हम आपने बताया कि पैंडेमिक सिचुएशन में भी अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है। तो वैसे एक स्टूडेंट से मैं हम लोग मिलवाने वाले हैं आपको, जो कि आपको इसके बारे में काफी अच्छा बताएगा, और पेरेंट्स से भी आपका इंटरेक्शन होगा। बट इन सबके पहले मैं अपने टीम से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। हमारी जो टीम है, जो वर्डेक्स एजुकेशन पे पूरा आपको टीचिंग के लिए तैयार है, आपको पूरा सिस्टम देने के लिए तैयार है ना। तो मैं आपको टीम से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मैं श्री राम पांडे, आईआईटी रुड़की से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और मैंने सिस्टम में काम किया, फिडजी में काम किया, इसके पहले मेंटस में 8 सालों से मैं काम किया, और जितने भी बिहार के टॉपर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में हमने काफी अच्छा रोल निभाया। और आप कुछ में से कुछ टॉपर्स का आप यहाँ पर आप देखेंगे भी, उनका जो हमारे साथ उनके स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उन सब। उसके बाद मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे टीम के दूसरे वैल्यूएबल और बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, मेंबर हैं राहुल गोयल सर। राहुल गोयल सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के आप कह सकते हो कि कंट्री वाइड वेल नॉन फैकल्टी, मतलब पूरे देश में आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट, जो 2 4 5 नाम हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसमें इनका नाम आता है। और इन्होंने कई टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं, स्पेशली बोकारो में जब ये रह रहे थे सिंगल प्रोग्राम में। उसके बाद देखो हमारे जो तीसरे मेंबर हैं, गोयल सर के साथ साथ हमारे जो तीसरे मेंबर हैं संजीव जायसवाल सर। तो संजीव जायसवाल सर जो हैं ये भी गोयल सर के साथ बोकारो में काफी लंबे समय तक रहे, और उन्होंने वहां पर कई टॉपर्स प्रोड्यूस किए। उसके बाद पिछले 7 8 सालों से यहाँ पर पटना में ये दोनों लोग हमारे साथ ही रहे हैं, और पिछला जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि हम लोग साथ काम कर रहे थे, है ना, मेंटस एडू सर में रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो है वर्टेक्स एजुकेशन के लिए हम लोगों ने तैयारी करी, मिलजुल कर साथ में काम किया। हमारे एक और जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं वो हैं रोहन सिन्हा सर। रोहन सिन्हा सर आईआईटी खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं। हाँ, मैंने पहले बताया आपको, हमारे राहुल गोयल सर भी आईआईटी रुड़की के प्रोडक्ट हैं, संजीव जायसवाल सर आईआईटी खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं, और रोहन सिन्हा सर ये भी आईआईटी खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं। और इनकी जो नॉलेज लेवल है आईआईटी की तैयारी से लेकर, आपको मैं बताऊं केवीपीवाई की तैयारी हो या ओलंपियाड की तैयारी हो, या फिर आप ये ले सकते हो कि मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज हो, तो इनसे बेहतरीन टीचर, बेटर टीचर हमने नहीं देखा इन सब चीजों के लिए। तो बहुत ही शानदार टीचर हैं। स्पेशली 9th 10th में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, जो कि अभी टारगेट करेंगे केवीपीवाई के लिए या आने वाले समय में मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, तो उन सब की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है मैथमेटिक्स की और मेंटल एबिलिटी के रोहन सिन्हा सर के द्वारा। और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए तो हमारे एक्सपर्ट टीचर है ही। और मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे जो एक और मेंबर हैं चंदन कुमार सर। चंदन कुमार सर ये फिजिकल केमिस्ट्री के बेस्ट टीचर, और साथ साथ एक मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ट मोटिवेटर है। स्टूडेंट्स जब इनकी बातों को, और आपको आने वाले समय में चंदन सर ही पूरे सेमिनार को, पूरे वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं,
तो उनको आप देख भी पाएंगे वीडियो पर। और चंदन सर जो हैं ये वेल नॉन फैकल्टी है, कई टॉपर्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया। पिछले 7-8 सालों से मेरे साथ ये काम कर रहे थे यहीं पर पटना में, और पटना के जो पिछले 7-8 सालों के मैक्सिमम टॉपर्स है सब इनके स्टूडेंट रहे हैं। और इसके पहले भी इन्होंने कई टॉपर्स प्रोड्यूस किए, कई अच्छे इंस्टीट्यूट में काम किया। आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में इन्होंने बहुत पहले काम किया। उसके अलावा है ना, इन्होंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में काम किया। और अब मैं ये पूरा सेशन जो है हैंड ओवर करना चाहूंगा चंदन कुमार सर को। चंदन कुमार सर आपको सारी चीजें बताएंगे कि वाई आईआईटी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी। साथ साथ आपको वैसे उस स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे, है ना, जो कि पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखा और उसने बेहतरीन रैंक लाया, ऑल इंडिया रैंक 29। ये सारी एक्टिविटी के लिए मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा चंदन कुमार सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन। Let me introduce myself. First, I am Chandan Kumar and I teach chemistry in Vertex Educations. And on the behalf of Vertex Educations, I would like to welcome you all for this webinar on engineering entrance examinations and how to manage yourself well in these pandemic era. तो नेचुरली आज का सेशन का हमारा बेसिक थीम है करियर काउंसलिंग। हमने अपने टीचिंग कैरियर में अलग अलग अनगिनत बच्चों से मिले, और अगर अलग अलग बच्चों के साथ हमने एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई किस बच्चे को अपने करियर से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी दो बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच करती हो। तो अलग अलग बच्चों की एक्सपेक्टेशन की एक समरी हमने बनाया कि कोई बच्चा अपने जीवन में क्या चाहता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको ऐसा करियर मिले जिसमें जीवन में अपॉर्चुनिटी की कमी ना हो। कई लोगों को चैलेंजिंग काम पसंद है। कई लोग चाहते हैं कि काम ऐसी जगह पे करो, इस तरह का काम करो ताकि कुछ सीखने को भी मिले। हम में से हर कोई चाहता है कि सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, बट ट्रस्ट मी, केवल सोच लेने से सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। आपके पास पोटेंशियल भी होना चाहिए इस सोसाइटी के लिए कुछ कर पाने की। ये एक ऐसा चीज है जो हर किसी को चाहिए। एवरीवन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर चाहिए, लेकिन यकीन मानिए जब आप पैसे कमाने लगेंगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि शायद इससे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि समाज में लोग आपका नाम सम्मान के साथ लें। कई लोगों को ऐसा मन होता है कि जो उनके काम करने की जगह हो रैंडम ना हो, वो प्रोफेशनल हो। कई लोग रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और कई अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अलग अलग इंसान की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है अपने जीवन से, लेकिन कोई भी इंसान कैसा भी इंसान क्यों ना हो, हर इंसान अपने लिए ऐसा करियर चुनना चाहता है जिसकी वजह से उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले। तो सवाल यह है कि 12th करते करते इंडिया जैसे देश में जहां की पॉपुलेशन 130 करोड़ के करीब है, जहां पर पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या 60 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा होगा, ऐसे देश में अगर आप ऐसा करियर चुनना चाहते हो जिसकी वजह से आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, तो सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है? तो जो सबसे बेहतरीन रास्ता है जिसमें सबसे आसानी से आप एंट्री पा सकते हो, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। क्यों होता है, क्या फायदा होता है और क्या सही तरीका है, यही आज के वेबिनार का पर्पस भी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देश में इंजीनियरिंग के सर्वोच्च संस्थान कौन कौन है, उसमें सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है, और अगर उसमें सक्सीड करना है तो सही तरीका क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस कंट्री में जो देश का सबसे बेहतरीन कॉलेज है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कुल मिलाकर 23 है। जब बच्चा आईआईटी में अगर किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो भी उसके पास मौकों की कमी नहीं होती। ये 23 आईआईटीज में मिलाकर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 11,000 सीट्स होते हैं।
इंजीनियरिंग की तैयारी का फायदा यह है कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो और किसी वजह से इंजीनियरिंग मिस भी कर जाते हो तो भी आपके पास मौका होता है कि आप एनआईटी में एंट्री पाओ। देश में आईआईटी के साथ साथ एक बेहतरीन कॉलेज होता है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अगर आप एनआईटी में भी सक्सीड नहीं कर पाए तो 26 ट्रिपल आईटीज होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। कई सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं और कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जिसकी कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी है जिनकी अच्छी रेपुटेशन है। अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो रास्ता क्या है? एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों की अभी चैट को बंद किया गया है, चैट अभी हम एंटरटेन नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वेबिनार को आगे बढ़ा दे। उस दौरान आपको अगर आपके जो बच्चों के साथ या जो हमारे टॉप रैंकर हैं उनके साथ जो जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी, कुल मिलाकर 23 आईआईटीज है, 31 एनआईटीज है, 26 ट्रिपल आईटीज है, कई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस है और कई सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जिनकी गजब की रेपुटेशन होती है। अगर इनमें से सबको देखोगे ना तो आपको मैं बता दूं कि इनमें से किसी में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन एंड जेई एडवांस का है। मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि आखिर इन कॉलेजेस में एंट्री मिलती कैसे है। तो सबसे पहले मैं जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में बता दूं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है दैट इज जेई मेन एग्जाम। ये जेई मेन एग्जाम नॉर्मल ईयर्स में 2 बार साल में होता था, एक जनवरी में होता था और एक अप्रैल में, लेकिन पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन काफी चेंज हुआ। 2021 में बच्चों को 4 मौका मिला और एग्जामिनेशन का पैटर्न मैं आपको बता दूं ऑनलाइन होता है। मतलब आप उनके कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे और ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे बैठ के आपको पेपर देना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। इस साल के लिए केवल 4 बार अटेम्प्ट का मौका मिला है, ऐसा नहीं कि हमेशा 4 बार ही मिलेगा। पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के 25 ईच होते हैं। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है और हर सही जवाब देने पर 4 नंबर मिलता है और अगर आप गलत जवाब देते हो तो 1 नंबर कट भी जाता है। यूजुअल ईयर्स में यही होता है। इस साल 25 क्वेश्चन से ज्यादा दिए जा रहे हैं और बच्चों को एक मौका मिल रहा है कि आप उनमें से 25 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये नॉर्मल पैटर्न नहीं है। जेई मेन एक फर्स्ट स्टेज एग्जाम होता है और जो बच्चा जेई मेन क्वालिफाई करता है वो अगला स्टेज एग्जाम देता है जो मेन आईआईटी होता है। इस एग्जाम को जेई एडवांस्ड बोला जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो जेई एडवांस्ड होता है ये भी ऑनलाइन ही होता है। इसके क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होते हैं। ये एक्चुअल आईआईटी है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ी कठिनाई कहिए तो वो होता है कि इस एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये किसी को नहीं पता। किस मार्किंग स्कीम पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता। केवल हमें इतना पता होता है कि इसके पेपर में 3-3 घंटे का 2 पेपर होगा और दोनों पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बराबर क्वेश्चन होंगे।
हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक सरप्राइज होता है, हर साल मार्किंग स्कीम एक सरप्राइज होता है, और ये भी इस जेईई एडवांस्ड एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको रास्ता बताऊं कि अगर आईआईटी में जाना चाहते हैं तो सही तरीका क्या है। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जेईई मेन एग्जाम देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि साल में 2 बार होता है, और दोनों बार अगर आप देते हो तो भी एक ही अटेम्प्ट काउंट होता है, और उस 2 बार में से जिसमें अधिक मार्क्स आएंगे वही मार्क्स कंसीडर होता है। तो जेईई में दोनों में से बेस्ट ऑफ 2, या इस साल के लिए अगर देखोगे तो बेस्ट ऑफ 4 में से जो सबसे अधिक मार्क्स आएंगे उनमें से 2,50,000 बच्चे को अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ये 2,50,000 स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड का पेपर देंगे, और ये नेक्स्ट राउंड ट्रू आईआईटी होता है जिसे जेईई एडवांस्ड कहते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जेईई एडवांस के दम पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। आपके आईआईटी में रैंक में ना तो बोर्ड के परफॉर्मेंस का कोई वैल्यू होगा, ना जेईई मेन के रैंक का, वो केवल जेईई एडवांस के रैंक पर डिसाइड होगा। लेकिन 12th बोर्ड के एक मिनिमम कट ऑफ को आपको जरूर पार करना पड़ेगा, और वो कट ऑफ होता है कि अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से 12th देते हो तो आपको 75% की एग्रीगेट कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से 12th देते हो तो टॉप 20% रैंक के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, जो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं पिछले 4 साल की ये कट ऑफ थी, वो ये थी कि अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा 12th देता है बिहार इंटरमीडिएट से, और अगर वो 64% भी एग्रीगेट स्कोर करता है और वो जनरल कैटेगरी का है, तो वो अगले इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरा उतरता है। तो ये कोई बड़ा मापदंड नहीं है, और 2021 के लिए तो ये क्राइटेरिया भी हटा दिया गया है। आपको बता दूं 10th बोर्ड के एग्जाम इस बार जरूर कैंसिल हुए हैं, लेकिन उसके मार्क्स से डायरेक्टली कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज में एलिजिबिलिटी में 10th बोर्ड के मार्क्स नहीं आते, लेकिन 12th बोर्ड के मार्क्स जरूर आते हैं, इसलिए इसको कैंसिल कर पाना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया पहले, आपको जेईई मेन में टॉप 2,50,000 में आना पड़ेगा, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं होता, और फिर आपको जेईई एडवांस में अच्छा रैंक लाकर अपनी रैंक सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और यही नहीं, बोर्ड में भी एक मिनिमम मार्क्स जरूर लाना पड़ेगा। लेकिन इंजीनियरिंग की तैयारी का सबसे अच्छा पहलू यह है कि अगर किसी वजह से आप आईआईटी में अपनी पोजीशन नहीं भी बना पाते हो तो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में ढेर सारे सीट्स होते हैं, और इनमें एडमिशन के लिए कोई अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जो जेईई मेन का रैंक था उसी के दम पर आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर जेईई मेन में आपकी रैंक ठीक थी तो उसी जेईई मेन के रैंक के दम पर ही आप इन कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो। लेकिन यहां पर भी आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि 12th बोर्ड की जो कट ऑफ आईआईटी के लिए थी वो कट ऑफ यहां पर भी है। उस मिनिमम कट ऑफ को तो आपको अब भी पार करना पड़ेगा। आईआईटी और जेईई मेन और जेईई एडवांस की आप तैयारी करते हो ना, तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इस तैयारी के दौरान बाय डिफॉल्ट कई सारे वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी हो जाती है। और दुख की बात यह है, मैंने अपने जीवन में अनगिनत सेमिनार लिए हैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में। मैं अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में भी मैंने कंटिन्यूअसली सेमिनार लिया, हर शहर में कई बार सेमिनार लिया, और तब भी मैं ये पता चल पाया कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में सही समय में जानकारी ही नहीं होती, और जब सही समय में जानकारी नहीं मिलेगी तो उसमें सक्सीड कैसे करोगे। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बाय डिफॉल्ट तैयारी हो जाता है। थोड़ा सा एडिशनल पॉलिसिंग की जरूरत पड़ती है, एडिशनल टेस्ट की जरूरत पड़ती है जो हम अपने इंस्टीट्यूशन में बच्चों को देंगे। इनमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में हाई स्कूल के लेवल पर होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। क्लास 10th का बच्चा देता है। ये 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज स्टेट लेवल पर होता है और सेकंड स्टेज नेशनल लेवल पर होता है।
दोनों स्टेज में दो तरह के पेपर होते हैं, एक रीजनिंग का पेपर होता है जिसे मैट बोलते हैं, और एक में मैथ्स, एसएसटी और साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, उसे सैट बोला जाता है। जो स्टेज 2 होता है वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट होने भी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चा एनटीएसी स्कॉलर होता है ना, उसकी पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन होती है। इवन आप स्टेज 1 भी निकाल लेते हो ना, तब भी आपकी एक ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में काउंटिंग जरूर होती है। जो एनटीएसी है उसमें अल्टीमेटली जब सेकेंड राउंड में केवल 1000 बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और ये बच्चे जब तक पढ़ाई करते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे कम से कम 1250 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में देगी। हो सकता है ये मनी किसी के लिए कम लगे, किसी के लिए ज्यादा लगे, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो नोबेल प्राइज होता है ना, जो वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, उसमें जो प्राइज मनी होती है वो 1 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन उसकी साथ जो इज्जत जुड़ी होती है ना, वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा की शायद होती होगी। उसको पैसे की तराजू में तोला ही नहीं जा सकता। तो आप ये मत समझिएगा कि 1250 या 2000 रुपीज पर मंथ की क्या वैल्यू है। इसके साथ जो सम्मान जुड़ा होगा ना कि आप एनटीएसी स्कॉलर हो, वो अनपैरेलल्ड होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जेईई मेन और एडवांस की, तो रास्ते में एक और एग्जामिनेशन होता है जो देश में साइंस के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। यह एग्जामिनेशन किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है। इस एग्जामिनेशन में 11th का बच्चा भी दे सकता है, 12th का बच्चा भी दे सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने वाला कोई भी बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। और अगर इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूज स्टाइपेंड देती है। आप देख सकते हो हायर स्टडीज में ये अमाउंट 7000 पर मंथ और 28,000 एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट के रूप में अलग से मिलता है। यही नहीं, जो बच्चा केवीपी वाइज क्वालिफाई करता है ना, उसे देश का वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। मतलब अगर आप जेईई मेन और जेईई एडवांस की तैयारी करते हो, तो एनटीएसी भी बाय डिफॉल्ट तैयारी हो जाता है, केवीपीवाई भी बाय डिफॉल्ट तैयारी हो जाता है, और पढ़ाई की ओलंपिक भी तैयारी आप साथ साथ कर लेते हो। जिस तरह से खेल में ओलंपिक होता है ना, उसी तरह से पढ़ाई में भी ओलंपिक होता है, जिसे ओलंपियाड बोला जाता है। इसे इंडियन साइंस ओलंपियाड कहा जाता है, और इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर कंडक्ट कराते हैं। इसे नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बोला जाता है। जब 10th का कोई स्टूडेंट या 9th का कोई स्टूडेंट इस एग्जाम को देता है, तो उसे जूनियर साइंस ओलंपियाड बोला जाता है। जूनियर साइंस ओलंपियाड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप 11th और 12th में जाते हो, तो फिजिक्स ओलंपियाड अलग हो जाता है, केमिस्ट्री ओलंपियाड अलग, बायोलॉजी अलग और एस्ट्रोनॉमी अलग। एस्ट्रोनॉमी एक तरह से फिजिक्स की तरह ही होता है। 11th में भी मौका मिलता है और 12th में भी मौका मिलता है। और जिस तरह से ओलंपिक में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल मिलते हैं ना, उसी तरीके से इस पढ़ाई के ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल मिलते हैं। और हमने अपने जीवन में देखा है कि जो भी बच्चा जेईई मेन और एडवांस में अच्छा करता है, वो इन ओलंपियाड्स में भी निश्चित रूप से अच्छा करता है। मैथमेटिक्स के ओलंपियाड को साइंस के ओलंपियाड से अलग काउंट किया जाता है। ये 4 स्टेजेस में होता है। प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, स्टेट लेवल पर होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल लेवल पर होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और इंटरनेशनल लेवल पर होता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसमें क्लास 8 से लेकर 12 तक का कोई भी बच्चा पेपर दे सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 से 12 के बच्चों का पेपर मैथमेटिक्स का बिल्कुल सेम होता है। ऐसा पेपर होता है जिसे 12th का बच्चा भी 50% सॉल्व नहीं कर पाता। वो बच्चा जो क्वालिफाई करता है, वही पेपर 8th का बच्चा भी देश में से कई ऐसा होता है जो 8th का स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर जाता है। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आपको ऐसे बच्चों से भी फेस करना पड़ेगा जो 8th या 9th में आरएमओ और इनमो निकालता है। हाँ,
8th 9th 10th 11th और 12th के बच्चों में फर्क इतना होता है कि पेपर तो सेम है लेकिन इनके कट ऑफ अलग अलग होते हैं। मैं 2021 की बात बता दूं कि लास्ट ईयर तक पीआरएमओ और आरएमओ अलग अलग स्टेजेस पे होते थे, लेकिन इस साल पीआरएमओ और आरएमओ को एक साथ मर्ज करके IOQM बना दिया गया। इस ओलंपियाड में वर्टेक्स एजुकेशन जब इंसेप्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ, तो हमारे साथ कई सारे बच्चे बिगिनिंग से ही जुड़ गए जो हमारे प्रीवियस इंस्टीट्यूशन के टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थे। ना केवल उस इंस्टीट्यूशन के बल्कि कई सारे दूसरे इंस्टीट्यूशन के भी अच्छे बच्चे हमसे जुड़ गए। और जो बिगिनिंग में ही बच्चे जब हमारे पास आए, उस समय IOQM का जब एग्जामिनेशन ड्यू था 1.5 महीने के बाद, हमने इन बच्चों की रिगरस ट्रेनिंग दी और इसका नतीजा हुआ कि पूरे बिहार से हमारे पहले साल में ही हाईएस्ट परसेंटेज में सिलेक्शन हुआ वर्टेक्स एजुकेशन से। अब एक $1 मिलियन सवाल आता है जो बच्चों के मन में आता है कि सर IIT करना है, ये बात तो समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग करना है, ये IIT को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर IIT करने पर ऐसा क्या खास मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूं IIT करने पर खास क्या मिलेगा। ये मेरे बोलने से अच्छा है ना कि आप YouTube पे एक कीवर्ड डालना IIT और BBC, तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, जिस डॉक्यूमेंट्री यहां पर हमारे पास लिंक भी है, लेकिन अगर मैं दिखाऊंगा ना तो समय काफी लग जाएगा और उतना टाइम नहीं लगा सकते वेबिनार में। 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, पता नहीं किसी वजह से हमारी सेटिंग में गड़बड़ हो गई कि वो जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो वेटिंग में काफी सारे बच्चे हैं। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिस डॉक्यूमेंट्री में आप वीडियो को देखोगे उसकी समरी क्या थी? वो समरी ये कहता था कि दुनिया की जो 3 सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, MIT और प्रिंसटन, इन तीनों को मिला दोगे ना तो जो करिकुलम तैयार होगा उसे IIT बोला जाता है। मैं आपको ये हल्का सा वीडियो दिखाई देता हूं, आप गूगल में डालिएगा IIT और BBC तो आपको सुनने मिलेगा। He's from Korea and whiskey from Scotland. मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री का छोटा सा टुकड़ा दिखाया है, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको दिखेगा। आपको एक से एक बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की इंटरव्यू कराया है कि आखिर किस लिए अमेरिकन कंपनीज में IITians का बोलबाला है। IIT के बारे में एक और महान शख्स क्या बोलते हैं, इन्होंने तो और बड़ी बात बोल दी कि इट्स हार्ड टू थिंक एनीथिंग लाइक IIT एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स अ वेरी यूनिक इंस्टीट्यूशन। मतलब इनका कहना है कि IIT के जैसा इंस्टीट्यूशन सोचना ही बड़ा मुश्किल है। और ये बोलने वाला कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जो दुनिया में सबसे अधिक समय तक के लिए दुनिया का रिचेस्ट पर्सन रहा है। ही इज नॉन अदर देन को-फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपको बता दूं मैं कि आज के डेट में देखेंगे कभी एलन मास्क और कभी जो अमेजॉन के ओनर है वो टॉप रैंक पर आ जाते हैं, लेकिन ये तब है ना जब दुनिया में हर कंप्यूटर में लगने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें से 90% लोग पायरेटेड यूज करते हैं, तब भी इनकी रैंकिंग टॉप 3-4 में होती है। इन्होंने अपने कमाई का आधा से ज्यादा पैसा हमेशा दान किया है, तब भी ये हालत है। इनकी कंपनी में भी IITians का बोलबाला होता है। IITs के बारे में एक अमेरिका की मैगजीन कहती है कि दुनिया में किसी भी अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ने इतने अरबपति प्रोड्यूस नहीं किए जितना IIT ने किया है।
आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। मतलब यह तय है कि अगर आईआईटी से पढ़ोगे तो ऐसी कॉलेज मिलेगी जहां पर तगड़ी पढ़ाई होगी, समाज में सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा और जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। ये ऐसे स्लाइड आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते रहोगे। ये मेरे जानने वाला स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिहार के खगड़िया जिला का रहने वाला वात्सल्य सिंह चौहान को इसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1 करोड़ 2 लाख के पैकेज पर जॉब ऑफर किया। इसके पिताजी वेल्डिंग मशीन पर काम करते थे। सोच के देखो कि ये बच्चा जब 4 साल बीटेक की पढ़ाई कर रहा होगा तो इसे महीने में 5,000 रुपए भी नहीं मिल पाता होगा, और 22 साल की उम्र में जब जीवन की पहली सैलरी उठाया होगा ना, तो 1 महीने की सैलरी इनकम टैक्स काट के कम से कम 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए जरूर आई होगी। और इस 6 लाख रुपए महीने का कहां खर्च करना है, इतनी समझ डेवलप होने में इससे 3 साल निकल जाएंगे। मैं आपको कई सारे दुनिया के बड़े बड़े पॉपुलर लोगों का नाम बता दूं, जैसे गूगल का सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई, ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं, चाहे निकेश अरोड़ा हो, नारायण मूर्ति हो, एंड मेनी मोर। अब सवाल आता है कि अगर इसमें सक्सीड करना है तो सही स्ट्रेटेजी क्या है? सही स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है कि सही समय क्या है। एक बात तो समझ लीजिए कि अगर सोचने में ज्यादा समय लगा दिया तो करने का समय कम मिलेगा। मिस्टर अब्दुल कलाम की एक इंटरव्यू मैंने देखा था जब मैं डीपीएस में रांची में काम करता था, और डीपीएस रांची में वो प्रेजेंटेशन देने आए थे। उस समय मैं जिस इंस्टीट्यूट में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में काम करता था ना, वहां का मैं सेंटर हेड था, और वहां पे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल की टाई अप थी डीपीएस रांची के साथ। तो जब मैं उनकी इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने बोला, और आपने सुना भी होगा, कि हर इंसान को जीवन में अगर कुछ करना है तो सपना देखना चाहिए। तुम्हारी सफलता की सबसे पहली सीढ़ी सपना देखना होता है, लेकिन सपना वो नहीं होता जो आप बंद आंखों से देखते हो। सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। नींद में देखने वाला सपना सपना नहीं है। जो सपना आप जगे हुए देखते हो, जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है, वो सपना आपको जीवन में सफलता तक पहुंचाएगा। और अगर इस सपना को पूरा करना है तो एक मैराथन दौड़ में दौड़ लगानी है। और अगर किसी मैराथन दौड़ में दौड़ लगाना है, 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ है, और किसी ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगा दी, और उसके बाद अगर आप एंट्री पर दौड़ना शुरू करते हो, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप उसे हरा दोगे। बेस्ट तरीका यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दो। अगर आप इस साल 9th क्लास में गए हो तो 9th क्लास से शुरू कर दो। अगर आप इस साल 10th क्लास में गए हो तो 10th क्लास से शुरू कर दो। क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चा जितनी जल्दी स्टार्ट करता है, उसकी अच्छे रैंक लाने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। व्हाट इज एजुकेशन में हमने जो 5 फैकल्टीज की टीम है, वही टीम 9th के भी बैच को पढ़ाएगी, वही टीम 10th के भी बैच को पढ़ाएगी, वही टीम 11th के भी बैच को पढ़ाएगी, वही टीम 12th के बैच को भी पढ़ाएगी, और 12th पास के भी बैच को पढ़ाएगी। मतलब हम ज्यादा बैचेस बनाएंगे ही नहीं, लेकिन जिस बैच को बनाएंगे उस बैच में अपनी बेस्ट एफर्ट डालने वाले हैं। अगर कोई बच्चा अर्ली प्रिपरेशन शुरू करता है तो क्या फायदा मिलता है? उसकी सिलेबस जल्दी खत्म होती है, बोर्ड के साथ तालमेल बिठाने में सुविधा होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि उसे अच्छे बच्चों की संगति मिलती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जीवन में हमेशा संगति अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। और मैं अगर केमिस्ट्री टीचर हूं ना, तो उसमें भी बच्चों को पढ़ाता हूं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इफ अ मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल, देन its solubility will be more in polar solvent. और अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, then its solubility will be high non polar solvent. हमने लाइफ में देखा है कि अगर साधारण बच्चे को भी अच्छी संगति मिलती है तो वो बहुत बढ़िया कर जाता है, लेकिन अगर किसी ठीक ठाक बच्चे को भी खराब संगति मिल गई तो वो जरूर खराब करता है। और अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आपको अच्छी संगति जरूर मिलेगी। इस साल जो बच्चे 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, जो 9th में गए हैं, जो 10th में गए हैं, उनके लिए तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी तैयारी किसी भी हालत में रोकनी नहीं चाहिए, चाहे पैंडेमिक हो ना हो।
हर परिस्थिति में आपको अच्छा करना चाहिए। और आज हमारे बीच में मैंने जिस बच्चे को हमने हाईलाइट किया है ना, वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि वो बच्चा आपके बीच में आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि पैंडेमिक के दौरान जहां पर कई सारे बच्चे परेशान थे, उस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पर पहुंचाया कि ऑल इंडिया रैंक 29 अचीव कर लिया। मैं लास्ट में उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन मैं जरा 10th बोर्ड के बच्चों की बात बताऊं। बिहार बोर्ड के बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम हो गया था। इस साल ऐसी सिचुएशन थी कि बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे, इंस्टीट्यूट भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कब से बैच स्टार्ट करेंगे। बिहार बोर्ड के बच्चों का 10th का एग्जाम पहले हो गया और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का एग्जाम जून में खत्म होने वाला था। अब अगर बच्चा जून के बाद तैयारी करता है तो उसका 3-4 महीना ऑलरेडी बर्बाद हो जाता, और 2023 में जब वो एग्जाम देता तो उस साल पैंडेमिक की वजह से एग्जाम डिले नहीं होने वाला है और निश्चित रूप से वो उसको डैमेज करता है। लेकिन अब आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई। अगर बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई तो अब आपकी समझदारी इसी में है कि आप एक भी दिन बिना वेट किए हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पैंडेमिक हमेशा नहीं रहेगा। पैंडेमिक की एफिशिएंसी धीरे धीरे जरूर खत्म होगी, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आज चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, 2023 में जेई उसी समय पे होगा, क्योंकि इतना लंबा चल नहीं सकता पैंडेमिक। वैक्सीनेशन आ रहे हैं, लोगों की धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। अगर मैं बताऊं तो अभी तक भी अप्रैल महीना करीब करीब बेस्ट हो चुका है। तो अब समझदारी इसमें है कि एक भी दिन बिना वेस्ट किए हुए आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी कहां करनी चाहिए? तैयारी करते समय आपको एक बात बता दूं, जीवन में कई बार पेरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए भी एक मौका होता है कि वो सही गाइड का चुनाव करे। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाने में रामाकांत आचरेकर का योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता है, चाहे वो कितने भी धुरंधर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर क्यों न रहे हो। अगर रामाकांत आचरेकर नहीं मिलते तो शायद वो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। हर खिलाड़ी को, हर स्पोर्ट्समैन को, हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक गाइड चाहिए, एक कोच चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए, एक मेंटोर चाहिए। आपका टीचर, आपका गाइड ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपकी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में तब्दील कर सके। वर्टेक्स एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ऐसी टीम के साथ पढ़ाई करते हैं जिस टीम के पास 20 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और इन्होंने लगातार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पढ़ाकर टॉप रैंक दिया है। ना केवल उनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि उन्होंने हर बड़े सिस्टम को रन भी किया है फ्रंट लेवल पे रहकर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है। और इस टीम के बारे में श्रीराम पांडे सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसके बारे में अब कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई टीम होती है, कोई भी चीज अगर अच्छा है तो यह कैसे साबित होगा कि अच्छा है? हमारे कह देने से तो नहीं होगा ना। बिल्डिंग अच्छी होने से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, एक सपोर्ट सिस्टम जरूर हो सकता है। एक थंब रूल बोला जाता है कि एक बड़ा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी बड़ी बिल्डिंग की वजह से बड़ा नहीं बनता, अपने बड़े नामी गिरामी फैकल्टीज की वजह से बड़ा नहीं बनता, वो बड़ा बनता है उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की वजह से। जैसे मुझे झारखंड में पता है, या रांची में मैंने काफी साल काम किया, तो मैं बता दूं कि रांची में वो जो एक स्कूल था, जो आपने MS धोनी में देखा भी होगा, उस स्कूल में मैंने पढ़ाया भी है टाई अप कोचिंग के रूप में, JVM श्यामली। उस स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि उसमें शहर के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट आते थे, वो स्कूल में एडमिशन पाना आसान नहीं था। वर्टेक्स एजुकेशन की टीम के पढ़ाए हुए बच्चे में से कुछ बच्चों को मैं आपको इंट्रोड्यूस करा था। जो सबसे प्यारा स्टूडेंट है वो संकल्प परासर है। ये लास्ट ईयर लॉकडाउन में फंस गए थे पटना के अंदर, और पूरे 7-8 महीने के दौरान कंटिन्यूअसली हमने इसे पढ़ाया, और इन बच्चे की जो रैंक आई वो काबिले तारीफ थी। हमारा मन भी गदगद हो गया इनका रैंक देकर। और वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि टुडे वी विल इंट्रोड्यूस यू पीपल विथ नॉट अदर देन मिस्टर संकल्प परासर। इनके बारे में कुछ और बातें बता दूं।
ये इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी एलिजिबल थे, केवीपीवाई में टॉप रैंक अचीव किया, एनटीएससी स्टेज 2 निकाला। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना केवल इन्होंने सफलता अर्जित करी बल्कि टॉप रैंक भी अचीव किया। उसी साल का हमारे प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का जो सबसे बढ़िया रैंकर था प्रवीण कुमार, वो भी हमारा स्टूडेंट है। और इन सब चीजों का प्रमाण है कि ये हमारे यहां पर आकर उस इंस्टीट्यूट का मेंटर सेडुसर की बात बताऊं तो उसका जो सेकंड बेस्ट रैंकर था अमन, ये हमारा स्टूडेंट है। थर्ड बेस्ट अंकित हो, चाहे उसके पिछले साल का बिहार का टॉपर पवन हो या उसके पिछले साल का दिव्यजीत बागची हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे विक्रांत हो, ये वो बच्चे हैं जो हमारे यहां आकर अपनी टेस्टिमोनियल लिख कर गए। हमने उनमें से कई का फोटोग्राफ आपको दिखा दिया। अब एक सवाल आती है कि इस पैंडेमिक के टाइम में हमें कैसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप दो बातें हैं, पैंडेमिक में लोग डरे तो हैं, लेकिन एक विजडम कहता है कि वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द कंडीशन, द शो मस्ट गो ऑन। चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आपका काम नहीं रुक सकता है, आप पढ़ाई नहीं रोक सकते। और अगर आप पढ़ाई रोकते हो तो आपके द्वारा बर्बाद किया गया एक भी दिन आपके करियर पर निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। वर्टेक्स एजुकेशन क्या कर रही है इस पैंडेमिक के दौरान, मैं आपको बता दूं। जिस दिन से बिहार सरकार ने ऑफलाइन क्लास को रोक दिया, सेम डे से हमने 2 वे इंटरैक्टिव लाइव ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी। 2 वे इंटरैक्टिव लाइव क्लास का मतलब होता है जैसे अभी आप हमें देख रहे हो, हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तकनीक का भी उपयोग करेंगे, ग्राफिक्स का भी यूज करेंगे। और अभी हमने क्योंकि वेबिनार लिया है तो फिलहाल आपके चैट को म्यूट किया है, लेकिन क्लास के दौरान उनकी चैट ऑन होती है, वो हमसे बात भी करते हैं और हर चीज पर हमसे डाउट भी पूछते हैं। जो क्लास हम उन्हें पढ़ाते हैं उस क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर भी उन्हें देते हैं, जो आने वाले दिन में हमारे मोबाइल ऐप पर भी अपने आप सर्वर पर रहेगा कि जो क्लास उन्होंने देखा उसे घर में दोबारा फिर रिवाइज करना चाहते हैं तो वो उसे डाउनलोड करके ऐप पर देख सकते हैं। ना केवल इतना, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब यहां पर रहते तो हम बच्चों को ना डाउट क्लासेस लगाते थे। टाइम टेबल में डाउट क्लासेस लगती थी और बच्चे आकर हमसे पूछते थे। अभी उससे भी अच्छा हो गया, क्योंकि कई बार बच्चे डाउट क्लास में आने के आलस से भी नहीं आ पाते थे। हम जिस तरह से क्लासेस लगा रहे हैं ना टाइम टेबल के थ्रू, उसी तरीके से डाउट क्लास की भी टाइम टेबल लगाते हैं। उसी तरीके से लाइव 2 वे इंटरैक्टिव होता है, बच्चे हमसे जुड़ते हैं और अपने जो जो डाउट्स होता है वो पूछते हैं। वर्टेक्स एजुकेशन केवल पढ़ाता है, डाउट देता है, ऑनलाइन 2 वे इंटरेक्शन में डाउट बताता है, ऑनलाइन 2 वे इंटरेक्शन में पढ़ाता भी है, रिकॉर्डिंग भी देता है। यही नहीं, आप वो स्टूडेंट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू घर में बैठे बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। अब हमने एक नया फीचर ऐड कर दिया है कि अगर वो घर में टेस्ट देगा तो उसे कैमरा ऑन करना पड़ेगा, और वो कैमरा ऑन करेगा तो वो क्या क्या हरकत कर रहा है वो सब हमें दिखेगा। मतलब वो घर में बैठ के भी टेस्ट देगा ना तो वो चीटिंग नहीं कर सकता है। हमने वो सॉफ्टवेयर डलवा दिया है कि घर में जब वो पेपर देंगे तो उन्हें कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तो घर में बैठे बैठे वो टेस्ट भी देंगे। और उस टेस्ट देने के थोड़े समय के बाद जितने भी टेस्ट उन्होंने दिया होगा ना, हर टेस्ट की पूरी डिटेल्ड इवैल्यूएशन हमारे ऐप पर होता है। हम केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं, हम कई और इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। उन इनिशिएटिव में से एक है कि हम इन बच्चों की पीटीएम भी ऑनलाइन मोड में करते हैं। हमारा पहला पीटीएम कल से ही शुरू हो रहा है। हमने उस पीटीएम को सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट को एक सेशन में नहीं बुलाया। हम 10-10, 15-15 बच्चों के ग्रुप में ही उनका पीटीएम कराएंगे, और वो बहुत फ्रूटफुल होता है पीटीएम। इतना ही नहीं, वर्टेक्स एजुकेशन ने कुछ और इनिशिएटिव भी लिया। जैसे बच्चा जब घर में पढ़ रहा है तो हम उसे किताब तो दिए ही हैं, लेकिन हमने असाइनमेंट भी देना शुरू किया। हमने हर सब्जेक्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हर टीचर के साथ। जैसे हमारा कोई एपेक्स बैच है तो बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। एपेक्स बैच में
फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर कोई बच्चा डाउट पूछना चाहता है तो फिजिकल केमिस्ट्री के डाउट पूछने का एक अलग ग्रुप है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का अलग ग्रुप है। तो हर बैच के बच्चों के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग ग्रुप बना दिया जिसमें उसके टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर है। बच्चे उसमें डाउट्स पोस्ट करते हैं और हम बताते हैं। दूसरा बच्चा भी उसमें डाउट्स बनाकर, जो किसी बच्चे ने पूछा, दूसरा बच्चा उस सवाल का जवाब भी दे देता है। तो कई बार तो हमें बताना भी नहीं पड़ता। अभी हमने जो बैचेज अनाउंस किए हैं ना, क्योंकि पैंडेमिक तुरंत तो नहीं खत्म होने वाला, तो हमने 2 तरह का बैचेज स्टार्ट किया है। एक वो बैच होगा जो सालों भर ऑनलाइन मोड में चलेगा और नेचुरली इसकी फीस थोड़ी कम होगी, लेकिन ये बच्चा ऑफलाइन कभी क्लास अटेंड नहीं कर सकता अगर 1, 2, 3 महीने के बाद, जो कि मुझे उम्मीद है कि 1, 1.5 महीने के बाद जरूर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है कि कोई भी पैंडेमिक का जब पिक आता है तो उसके बाद फ्लैट भी हो जाता है। तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो केवल ऑनलाइन मोड पे ही चलेगा, जिसकी फीस थोड़ी कम होगी, लेकिन एक हाइब्रिड मोड में भी होगा। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है ऑफलाइन क्लास के लिए, जब तक माहौल सेफ नहीं होता, वो ऑनलाइन में सारी फैसिलिटी जो हमने बताया वो सब उसे मिलेगी। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगा, वो हमारे रेगुलर क्लासरूम में सारे फैसिलिटीज के साथ वो पढ़ना के लिए एलिजिबल होगा। अभी तक जो बातें मैंने बताया वो ये था कि पैंडेमिक के दौरान वर्टेक्स एजुकेशन किस तरह का इनिशिएटिव लेती है, लेकिन केवल इंस्टीट्यूट के इनिशिएटिव लेने से नहीं चलेगा। बच्चे को भी हौसला बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं सकता। और पेरेंट को भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है हर तरह की चीजों से। जहां पर बच्चा डाउन हो रहा है, कभी बेचारा परेशान हो जाता है, कभी थोड़ा उसका डेटा कम हो जाएगा, हो सकता है आपको सपोर्ट करना पड़े, तो पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए, किस तरह से पैंडेमिक में अपने आप को मैनेज करना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस चीज को बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है नॉन अदर देन संकल्प पराशर। मैं आपके बीच में संकल्प पराशर को हाईलाइट करूंगा और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पैंडेमिक के दौरान अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड किया और किस तरह से कंटिन्यूअसली। संकल्प आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस संकल्प पराशर। मैं इनके बारे में एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं। ही इज द स्टूडेंट हु स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक इन द जनरल ओपन कैटेगरी 29, जिन्होंने जेईई मेन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 74 स्कोर किया। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में ये क्वालिफाइड थे। एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई किया। नेम अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसने हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शानदार परफॉर्म किया है। संकल्प, ओवर टू यू, प्लीज बच्चों को गाइड करिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आई गेस कि पैंडेमिक का जो सिचुएशन चल रहा है, उसके कारण मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी अपने प्रिपरेशन के एंड में। और डेफिनेटली इन टीचर्स ने उस समय मेरे को काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि मैं उस समय पटना में फंसा हुआ था और मैं अपने कोचिंग के टीचर से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था। तो उस समय इन टीचर्स ने आगे बढ़ के मेरी काफ़ी मदद की। उसके अलावा मैं कहूँगा कि इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यू हैव टू एक रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने टीचर के साथ। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो टीचर मोटिवेटेड हो, ताकि वो आपसे रेगुलरली बात करते रहे और आप भी मोटिवेटेड रहो और आप अपने टीचर से रेगुलरली डाउट्स पूछते रहो। और आई फील कि ये टीचर्स डेफिनेटली केपेबल है कि ये अपना मोटिवेशन कैरी ऑन रखेंगे और ये डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन पूरे टाइम बनाए रखेंगे। दूसरी बात तो ये है कि जो भी गाइडेंस तुमको ये टीचर देंगे, उसको एक पत्थर की लकीर मान के चलो, क्योंकि टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मतलब एज लॉन्ग
तुमको अपना हार्डवर्क करना होता है और टीचर्स को तुमको डायरेक्शन दिखाना होता है। और इसलिए ये मैं फील करता हूँ कि ये टीचर्स डेफिनेटली राइट डायरेक्शन दिखाएंगे और दे कैन definitely get you to IITs and IITs and the various institutions in which you want to get admitted. Apart from that, I would suggest कि हार्ड वर्क कैरी ऑन रखो। ये मत सोचो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या कुछ होगा, उसको इग्नोर मारो, टोटली इग्नोर मारो। चाहे एग्जाम पोस्टपोन हो नहीं हो, मेरे को अपना मेहनत करना है, मेरे को कैरी ऑन रखना है अपना तैयारी। एग्जाम 3 महीने बाद हो या 10 दिन बाद हो, तुमको प्रिपरेशन कैरी ऑन रखना है। इट शुड नॉट क्रिएट डिफरेंस कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगा, पैंडेमिक इतना बढ़ रहा है। दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, बुक्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि बुक्स एक ही फॉलो करो पर सब्जेक्ट, मतलब एट मैक्स 2 बुक, लाइक एक प्रैक्टिस बुक, एक थ्योरी बुक। उससे ज़्यादा बुक्स फॉलो करना ना तो पॉसिबल हो पाता है और ना ही कोई बेनिफिट क्रिएट करता है। वो केवल तुमको कंफ्यूज करता है। तुम 2 बुक्स पढ़ने का कोशिश करते हो, टाइम भी नहीं मिलता दोनों कंप्लीट करने का, और उसके बाद बस तुम कंफ्यूज रह जाते हो। सो जस्ट फोकस ऑन 1 बुक एंड keep your preparation on throughout the pandemic. That's all. थैंक यू संकल्प। अब मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको संकल्प से आप अगर चाहेंगे तो बात कराने का मौका भी देंगे, आप चैट के थ्रू बात कर सकते हैं लास्ट में। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बच्चे की सफलता होती है ना, वो कई सारी चीजों को मिलाकर होती है। इसमें टीचर्स का रोल होता है, इंस्टीट्यूशन का रोल होता है, स्टूडेंट का खुद का हार्डवर्क होता है, लेकिन इन सब के साथ पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से मोटिवेटेड रखना चाहिए, ये चीज बताने के लिए हमारे बीच में मिसेस स्मिता सिन्हा मैम है, जो संकल्प पराशर की मम्मा है। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये थी, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की जब तीन तरीके से उसको ग्रूम किया, और ना केवल अच्छा करी, बीआईटी मिश्रा से उसने बहुत अच्छे रैंक से पढ़ाई करके आज के डेट में इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में प्लेस्ड भी हो चुकी है। इनका दूसरा बच्चा जो संकल्प है, इन्होंने तो धमाका ही कर दिया। आज आपके बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्मिता सिन्हा मैम से कि ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से इन्होंने अपने बच्चे को गाइड किया और किस तरह से बाकी के पेरेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पेरेंटिंग के दौरान, अपने बच्चे की ग्रूमिंग के दौरान क्या क्या छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मैम प्लीज, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अनम्यूट कर लीजिए आप। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है, मैं फिर से म्यूट करके अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, नाउ वॉइस इज कमिंग। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, 1 मिनट। आवाज जा रही है? थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पेरेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी का बात होता है। जब आप बच्चे, मतलब हमारे घर में हमारे ऐसा कल्चर है कि जब बच्चे आते हैं, घर में पैदा ही होते हैं, तभी से हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं इनकी पढ़ाई के बारे में। और
अर्ली एज से ही मैंने बच्चों को पढ़ाने पर थोड़ा ध्यान दिया, और एज ए पेरेंट मैं हमेशा चेक करती रहती थी उनका रिपोर्ट कार्ड्स, और उनका पीटीएम कभी मिस नहीं किया मैंने जब भी होता था। और हाँ, घर में माहौल बना कर रखना बहुत जरूरी है, खास करके जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आप टीवी ना चलाएं, पार्टीज ना करें, ज्यादा बाहर ना घूमें, गेस्ट ज्यादा ना बुलाएं तो उस टाइम। और ये तो ध्यान देना ही पड़ता है, और आजकल तो सब लोग देते हैं, बट जब हमारा बच्चे 9th में चले जाते हैं उस टाइम हमारा सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन होता है कि अब हम इनको किस इंस्टीट्यूट में डालें ताकि अच्छा प्रिपरेशन कर सके आगे के लिए, आईआईटी के लिए या जो भी इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए। उस टाइम तो सच में सही बहुत कंफ्यूजन होता है, और लोग अलग अलग तरह की सलाह देते हैं। तो उस टाइम मेरा कहना है कि आप बहुत ज्यादा ब्रांड पर मत जाओ कि इतना बड़ा ब्रांड है ये कोचिंग, ये फलाना ठिकाना, इतना रिजल्ट दिया। आप उस कोचिंग पर ज्यादा ध्यान दो जहाँ फैकल्टी जो हो उनके साथ आपके बच्चे कंफर्टेबल हो, कोई भी डाउट्स पूछने में या किसी भी तरह का कोई भी उनको प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने के लिए वो फैकल्टीज के पास बहुत हद तक फ्रेंडली हो, मतलब उनके साथ उनको कोई झिझक न हो। तो मैंने ऐसा फील किया जब पैंडेमिक के दौरान मैं पटना में रही, तो उस टाइम संकल्प बहुत परेशान रहता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ाई चलेगी, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी जो भी कोचिंग थे सबसे कट गया। तो उस समय इतना ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि नया नया शुरू हुआ था ये इस तरह का कल्चर कि ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब का। तो ऑनलाइन उस दरमियान मुझे वर्टेक्स के जो भी टीचर्स फैकल्टीज थे, श्री राम पांडे सर हो, चंदन सर हो, संजीव सर हो, गोयल सर या रोहन, मतलब मेरा तो ये स्थिति था कि मैं हर दिन उन लोगों को परेशान करती थी। संकल्प हर दिन परेशान करता था कि सर ये डाउट नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। और मतलब टचवुड मुझे इतनी खुशी है इस चीज को लेकर के हर टाइम, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, मतलब कभी ऐसा फील नहीं होता था कि उन्होंने कभी फील कराया हो कि भाई अभी आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी मैं ये कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। नहीं, उनको पता था कि बच्चा अच्छा कर रहा है, बच्चा मोटिवेटेड है, तो हर टाइम वो कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट्स हो उसको क्लियर करने के लिए वो लोग हर समय अवेलेबल रहते थे। तो उस टाइम से ही मेरा बहुत ज्यादा सारे फैकल्टी जो भी है इन लोग, उनके प्रति मेरा बहुत बड़ा विश्वास बना। और आज के दिन में मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए कि जो भी रैंक लाया संकल्प, उसका बहुत बड़ा उन लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूंगी। उनको बहुत क्रेडिट है और थैंक यू। आप इसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस 20-22 साल का तो है ही, साथ में इतने सारे बच्चों को उन्होंने जी वगैरह में ये एडमिशन के लिए आगे अच्छा रैंक दिलवाया है। तो आगे भी दिलवाते रहेंगे और इसी तरह से बच्चों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। अब ये वेबिनार मैं कंक्लूड करूंगा, एक छोटी सी चीज बता दूं कि अगर कोई बच्चा वर्टेक्स में एडमिशन लेना चाहता है तो हमारा एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट 18th और क्या पता ये क्या काफी थोड़ा एरर हो गया है, 18th अप्रैल एंड 25th अप्रैल को होगा। ये इट्स अ मिस्टेक, मैं इसे सुधार दूंगा। 18th अप्रैल संडे एंड 25th अप्रैल संडे को भी हम एग्जाम करा रहे हैं। वी आर प्लानिंग इवन की, क्योंकि जब ये टेस्ट ऑनलाइन होना है तो अदर डेज में भी हम इसे कंडक्ट कराएं और इसको भी हम बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे ऑफिशियली। लेकिन ये जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे 18th को भी होंगे, 21st को भी होंगे और इसके बाद 25th अप्रैल को भी होंगे। ऑनलाइन मोड में होगा तो वो घर में बैठकर हमारा ऐप इंस्टॉल करेगा और वो बच्चा इंस्टॉल करने के बाद जब वो रजिस्टर कर लेगा तो ऐप इंस्टॉल करेगा, घर में ही पेपर देगा हमारे ऐप के थ्रू। लेकिन उन्हें कैमरा ऑन करना पड़ेगा और कैमरा ऑन करेंगे तो उनकी एक्टिविटीज हमें रिकॉर्ड होकर मिलती रहेगी। जब आपको अगर टेस्ट देना है तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तो vortexeducations.com पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, या तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप इसे चाहे तो लिख लीजिए 9031011931 या 9031011932 पर जाकर वहां जाकर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं इस वेबिनार को कंक्लूड करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज बता दूं। जैसा कि मैम ने भी बताया, बच्चों ने भी बताया और श्री राम पांडे सर ने भी बताया कि हर चीज, हर आपदा एक अवसर लेकर भी आती है, केवल नजरिया बदलने की जरूरत होती है।
मुझे एक स्क्रिप्ट याद आता है ना, जब मैं, क्योंकि मुझे ना शुरू से इंटरेस्ट रहा है मोटिवेशनल वर्कशॉप लेने का, तो मैं एक बार पढ़ रहा था, आप बाज के बारे में स्टोरीज पढ़िएगा, ईगल के बारे में, आप ऐसी ऐसी यूनिक चीजें देखेंगे ना जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। एक यूनिक बात मैं बाज के बारे में बताता हूं कि कई बार समस्या आती है हमारे पास और केवल नजरिया बदलने की जरूरत होती है। कोई उसे समस्या के रूप में लेता है और कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में। स्टोरी ये थी और ये फैक्ट भी है कि अगर आकाश में कई सारे बर्ड्स उड़ रहे हो ना और अचानक मौसम खराब हो जाए, बर्ड तो खुश होते हैं उड़ते हुए, तो जब बर्ड्स उड़ रहे होते हैं और अचानक मौसम खराब होता है तो काफी सारे बर्ड्स अपने लिए शेल्टर ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, वो शेल्टर ढूंढता नहीं है, वो उड़ना बंद नहीं करता, वो अपनी उड़ने की ऊंचाई को और ले जाता है और वो इतना ऊपर ले जाता है कि वो बादलों के ऊपर उड़ने लगता है। एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको जीवन में इस तरह की एटीट्यूड रखनी है कि चाहे किसी भी तरह के सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अच्छा करना है। इस वेबिनार को कंक्लूड करने के पहले मैं श्री राम पांडे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। एसआरपी सर, ओवर टू यू। थैंक यू चंदन सर। और मैं समझता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको मैं बहुत थैंकफुल हूं उनके लिए। और साथ साथ मैं ये विश्वास रखता हूं काफ़ी यूजफुल रहा होगा ये इंटरेक्शन। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वर्डेक्स एजुकेशन, वहाँ 28 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैच 10th पास स्टूडेंट का। अब 10th पास इसलिए बोल रहा हूँ कि 10th का आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है और सारे स्टूडेंट का जो है कि अब बस रिजल्ट आना बाकी है, चाहे जो भी प्रोसेस हो रिजल्ट आएगा ही। तो 28 अप्रैल से, बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर रहे हैं, 28 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग दो तरह की होगी, जैसा कि चंदन सर ने बताया था आपको। ऑनलाइन कोर्स के लिए सिर्फ ऑनलाइन, मतलब पूरे 2 साल की पढ़ाई ऑनलाइन करने के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हाइब्रिड मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ जब कभी भी आपका ये पैंडेमिक का लॉकडाउन सिचुएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ओवर होगा आने वाले महीने 2 महीने में, तो ऑफलाइन क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो बस फीस जमा करके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। फी डिटेल वगैरह आप कॉन्टैक्ट नंबर जो शेयर किया गया था उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात करके पता कर सकते हैं। और आपका ऑनलाइन वाले में आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं उनको, उसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में कोर्स करना चाहते हैं कि जब कभी भी इंस्टीट्यूट ओपन होगा, जब कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे लॉकडाउन हटेगा, तो उनकी क्लास यहाँ पर क्लासरूम में चलेगी, ऑफलाइन मोड में चलेगी, तो उस समय वो ऑफलाइन के लिए यहाँ आ जाएंगे और पटना में क्लास करेंगे। तो उनके लिए एडमिशन टेस्ट का भी प्रोसेस है और एडमिशन टेस्ट के लिए डेट आपको बताया गया कि 18 अप्रैल अभी ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, 21 अप्रैल को दे सकते हैं और 25 अप्रैल को दे सकते हैं। साथ साथ 9th और 10th के जो बैचेज हैं जिनको हम स्पेशली तैयारी कराएंगे KVPY जैसे एग्जाम का या फिर ओलंपियाड जैसे एग्जाम का, है ना, NTSC जैसे एग्जाम का, तो वो जो बच्चे हैं उनकी जो एक बैच है वो शुरू हो रहा है 21 अप्रैल को। इसी 21 अप्रैल को शुरू हो रहा है। उसमें काफ़ी इनरोलमेंट हो चुका है और मैं आपको बता दूं उसमें इनरोल्ड बच्चे आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, इंडिया के बाहर से भी कई बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। तो ये मतलब है कि वो कभी यहाँ आकर तो क्लास नहीं कर पाएंगे, बट वो ऑनलाइन क्लास करेंगे। और कई बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के लिए ज्वाइन किया है वो ऑफलाइन क्लास भी करेंगे जब कभी भी पॉसिबल होगा। आवाज बंद हो गई, आगे। हेलो, सुन पा रहे हैं आप सभी? ओके ओके। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमारे बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें
12 पास स्टूडेंट या फिर जो बच्चे अभी 12 का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड का अभी 12 का एग्जाम हुआ नहीं है, वो 1 जून को डिसाइड होगा एग्जाम होगा या नहीं होगा, उनको भूल कर, मैं समझता हूं कि एग्जाम हो 12 का या ना हो, उस बात को भूल कर आपके पास अब चूंकि एक ही और अटेम्प्ट बचेगा इस साल के बाद, तो जिनको भी लगता है कि इस साल की उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उनको एनरोल होना चाहिए और 12 पास के लिए जो हम कोर्स ला रहे हैं 1 ईयर कोर्स, उसको ज्वाइन करना चाहिए। और ये उसके लिए क्लास हमारा शुरू होने वाला है 26 मई को। एक्सपेक्टेड है कि उसके पहले आपके मेंस के एग्जाम जो 3rd राउंड है और 4th राउंड है ये हो भी जाएंगे, और 3rd राउंड 4th राउंड के बाद आप उस कोर्स को ज्वाइन करें। और अगर 3rd राउंड 4th राउंड नहीं भी होते हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन, जैसा कि संकल्प ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इरेस्पेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरीथिंग होना चाहिए। किसी पैंडेमिक सिचुएशन या कोई और आपदा या किसी और मुश्किलों से इरेस्पेक्टिव होकर सारे चीज को साइडलाइन करके आपको अपने प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए। वैसे लोग ही सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है। और अब ये मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, और साथ साथ अभी हमारा एक सेशन है जिसमें कि आप अगर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं संकल्प पराशर, जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे अगर कुछ स्पेशल कुछ पूछना चाहते हैं अपने किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, पैंडेमिक सिचुएशन में ही उन्होंने तैयारी किया और उन्होंने सोचो जेई मेन में उनका रैंक 74 आया, लेकिन जेई एडवांस तक उन्होंने अपने आप को और इम्प्रूव किया और उनका रैंक ऑल इंडिया रैंक 29 आया। ये एक बहुत बड़ा ये डिटर्मिनेशन का इफेक्ट है कि नहीं भाई, चाहे पैंडेमिक का सिचुएशन है, चारों तरफ बातें अजीब अजीब हो रही हैं कि भाई आने वाला समय बहुत मुश्किल है, बहुत सिचुएशन, लेकिन वो अपने तैयारी में लगे रहे और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्होंने अपने रैंक को और इम्प्रूव किया और बेटर किया। तो मैं समझता हूं कि कोई अगर क्वेरी है तो स्टूडेंट्स उसको कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। संकल्प पराशर इज अवेलेबल हियर, वो आपको जवाब देंगे और हमारे चंदन सर हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे इन सारी चीजों को। ओवर टू चंदन सर, प्लीज कोऑर्डिनेट कोई भी दिस बच्चा इंटरेस्टिंग चाहते हैं सेशन। तो पूछ सकते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं फिर एग्जिट करूंगा। गोयल सर, किसी ने चैट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हो जिसको हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग इसको एक कंक्लूड बच्चे ने करेंगे। पूछा है स्कॉलरशिप टेस्ट 8th के बच्चों के लिए है। अभी मैं बता दूं, हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 और 12 पास बच्चों के ही बैच बनेंगे इस साल। नेक्स्ट ईयर से हम 8th का भी बैच बनाएंगे, लेकिन इस साल 8th के बैच नहीं बना रहे। हम लोग उतना ही काम कर रहे हैं जो हम कर पाए सही से। बिल्कुल, आप चैट कर सकते हो। गोयल सर, आप चाहिए तो इनको अनम्यूट कर दीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जिनको पूछना है वो अपना हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन होता है, उसके बाद गोयल सर आपको अनम्यूट करेंगे और आप अनम्यूट एक्सेप्ट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनको भी कुछ पूछना है वो रेज योर हैंड, रेज हैंड का ऑप्शन है, उस पर आप जाकर हैंड रेज करें और क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि किसी की क्वेरी, हाँ शायद है गोयल सर। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि ये चैट बॉक्स में है, हाउ मेनी बुक्स वी नीड टू बी कंसंट्रेटेड फॉर आईआईटी। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर करने के लिए कितनी बुक्स रिक्वायर्ड है। हाँ, इसके ऊपर मुझे लगता है कि संकल्प ने काफी कुछ बोला भी है, लेकिन एक बार फिर मैं चाहूंगा कि संकल्प ही बताएं इस बात को कि आईआईटी की तैयारी करिए, कितने बुक्स को
हमें पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले तो कोचिंग आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगी, वो डेफिनेटली कीजिए। और अगर आपके पास उसके बाद फ्री टाइम मिलता है तो आप मैक्स टू मैक्स एक एक्स्ट्रा बुक बनाइए पर सब्जेक्ट। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक बनाने का कोई अर्थ नहीं बनता, क्योंकि लाइक सारे एक्स्ट्रा बुक्स में सेम ही सवाल इधर, बस थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज करके होंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो लाइक फिजिक्स के लिए आप एक एक्स्ट्रा बुक में एरोडो रख सकते हैं, मैथ्स में एक ब्लैक बुक आता है वो रख सकते हैं, ऐसे करके एक एक एक्स्ट्रा बुक, और उसके अलावा बस कोचिंग का मटेरियल। और अगर उसके बाद भी फ्री टाइम मिल जाता है तो कोचिंग का मटेरियल फिर से बनाइए, उसको 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, जितने बार बनाना बनाइए। मैंने अपना कोचिंग का मटेरियल 4 बार बनाया था, तो जितना बार बनाइएगा हर बार आपको पता चलेगा कि उसमें आपको कोई नई बात मिल ही जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल बनाइएगा तो आप बस कंफ्यूज होते रहिएगा, एक दो वैल्यूज चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि संकल्प पराशर ने बिल्कुल वो बात बताई है जो कि एकदम से अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है। कि बहुत ज्यादा बुक्स में भटकने के रेस्पेक्ट में आपको चाहिए कि आप एक या दो बुक्स पकड़कर स्टडी मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके इंस्टीट्यूशन से, और प्लस कोई एक बुक और हर सब्जेक्ट में आप पकड़कर जो आपके टीचर गाइड करेंगे उनको आप बनाइए। लेकिन हाँ, ये इंश्योर कीजिए कि जिसको भी आप बनाइए, जो भी स्टडी मटेरियल आप बनाइए, जो बुक्स भी आप बनाइए, कम से कम 2 बार बनाइए। 2 से 3 बार अगर आप सेम बुक्स को प्रैक्टिस करते हो तो हर बार उसकी वैल्यूएबल चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो और उसको आप सीख पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू संकल्प, बहुत अच्छा गाइड किया आपने। एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और है कि सब्जेक्ट वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट शुड बी द आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन? आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी आवर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने में। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। संकल्प, संकल्प क्वेश्चन आपने सुन लिया? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं कहूँगा टाइम का, मैं कहूँगा कि लाइक अगर आप मतलब होमवर्क आपको मिलेगा हर दिन, तो वो हर दिन मतलब मैक्सिमम ऑफ टाइम वो अलग अलग रहेगा हर सब्जेक्ट में। किसी दिन हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट में ज़्यादा होमवर्क मिला हो, दूसरे में कम मिला हो। तो वो होमवर्क तो डेफिनेटली कीजिए, उसमें भी आपका टाइम जाएगा, वो खुद एक मतलब वो खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। उसके अलावा लाइक केमिस्ट्री रेगुलरली रिवाइज कीजिए, और मैथ्स मैथ्स भी प्रैक्टिस में रखिए हमेशा। तो ये काफी काफी डिपेंडेंट होगा आपके गाइड के ऊपर एक्चुअली, कि कितना टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आपका गाइड आपको रोज होमवर्क देगा, मतलब टीचर्स आपको होमवर्क देंगे, तो आप उसी के बेसिस पे डिवाइड कीजिएगा अपना टाइम एक्चुअली। बट डेफिनेटली इंश्योर कीजिए कि तीनों सब्जेक्ट आप रोज छू रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हैं और फिर इवेंचुअली वो जाके क्यूमुलेट हो जा रहा है और आप उसके बाद सोच नहीं पा रहे कि कैसे उसको खत्म करें। डेफिनेटली तीनों सब्जेक्ट रोज कीजिए, लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपको उस दिन कितना होमवर्क मिला है उसमें, और आपको क्या कितना लगता है खुद से कि आपको जरूरत है उसके लिए टाइम देने का। तो वो तो डिपेंडेंट हो जाता है पर्सन टू पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो संकल्प ने जो बताया वो बिल्कुल क्लियर है सभी के लिए कि टाइम का कुछ ऐसा नहीं है कि हर दिन आप एक फिक्स आवर बनाइए कि इतना ही घंटे हमें मैथ पढ़ना है, इतना ही फिजिक्स पढ़ना है, इतना ही केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, इन्होंने कहा कि मैथ की प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। केमिस्ट्री को जो याद करने की जो तरीका है, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, वो रेगुलर रिव्यू में होना चाहिए ताकि आपके डीप मेमोरी में चला जाए। और साथ साथ जो आपके होमवर्क मिलते हैं उसमें आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। होमवर्क जैसे जैसे मिलते जाते हैं आप उसको पैरेलल कंप्लीट करते जाइए। इतने से काफी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि आपको अपने आप टाइम डिवाइड होता चला जाएगा। जिस दिन ज्यादा होमवर्क जिसका रहेगा, जिसका वर्क ज्यादा रहेगा, ऑटोमेटिकली उसको आपको ज्यादा टाइम देना होगा और आगे अगले दिन हो सकता है ये सिचुएशन बदल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोयल सर। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें मीटिंग कंक्लूड करना चाहिए। एक बच्चे ने, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू वर
chapter. Okay, sir. Sankalp, the question is, what did you do when you were stuck in a chapter or subject? Sankalp, are you getting my voice? What did you do when you got stuck in a chapter or subject? तो मोस्टली Yeah, इफ yeah. यू आर स्टक, मतलब मेरे साथ ये हुआ था आई गेस। एक बार जब मैं मैथ्स में, हुआ क्या था कि मैं कोनिक सेक्शंस का क्लास मिस कर गया था इनमो के कारण, और फिर इवेंचुअली लाइक वो क्यूमुलेट होते गया, कि मेरे को मतलब ये बिलीफ बैठ गया कि मेरा कोनिक सेक्शंस वीक है क्योंकि मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया था। बट इवेंचुअली क्या होता है कि टीचर्स को अप्रोच, सबसे बेस्ट है कि टीचर्स को खुद से अप्रोच करें कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मतलब मेरा ये टॉपिक वीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो टीचर्स तुमको बेस्ट गाइड कर पाएंगे। उसके अलावा मैंने तो क्या किया कि रिवीजन के टाइम मैं अगर बाकी चीज़ों का शीट 2 बार बना रहा था, तो जिन टॉपिक्स में वीक था उनका शीट मैं 4 बार बना रहा था। लाइक अगर कोई टॉपिक वीक है तो उससे भिड़ जाओ, उससे दूर मत जाओ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ऐसा मत सोचो कि ये तो वीक है, अब मेरा वीक ही रहेगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। तुमको उससे भिड़ जाना है। Absolutely, absolutely. Yeah. Very good, very good. Any more question to be taken? हाँ, एक और क्वेश्चन है सर, इफ वी कैन टेक। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट बुक फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री प्रिपरेशन? फिजिक्स में आई गेस अगर लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जा रहे हैं कोचिंग के मटेरियल से, तो इरुडोव बेस्ट बुक होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो यू कैन रेफर टू HCV फॉर थ्योरी, बट मेनली मतलब प्रॉब्लम्स के इरुडोव इज बेस्ट। लाइक हाँ, मतलब यू कैन नॉट सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस इन इरुडोव, तो ये जनरली आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने टीचर से ही ये गाइडेंस लो कि कौन कौन से सवाल उसमें सॉल्व करने लायक है और कौन कौन से नहीं है। उसके अलावा मैथ्स में मैंने तो मेनली शीट पे फोकस किया, बट ब्लैक बुक होता है और सिंगेज होता है, तो मैंने ब्लैक बुक एंड में रिवीजन के टाइम सॉल्व किया था। सिंगेज मैंने कभी सॉल्व नहीं किया, बट मेरे काफी फ्रेंड सॉल्व करते थे और मैंने उसके कुछ अच्छे रिव्यू सुने। उसके अलावा केमिस्ट्री में फिजिकल में एक किताब आती है बालाजी की, नरेंद्र अवस्थी, रिटन बाय नरेंद्र अवस्थी, तो वो डेफिनेटली सॉल्व करो, उसमें कुछ बहुत अच्छे सवाल है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ सवाल मोस्ट प्रोबेबली तुमको अपने कोचिंग के मटेरियल में भी मिल जाए, क्योंकि उसके सवाल काफ़ी जगह यूज होते हैं, बट वो डेफिनेटली एक बार ट्राई करो, कम से कम फर्स्ट लेवल, और अगर तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो तो सेकेंड लेवल। और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये बालाजी की एक किताब आती है, उसके राइटर का नाम मेरे को नहीं याद, बट वो भी उसी सीरीज की बुक है केमिस्ट्री में, MS चौहान की बुक आती है। और इनऑर्गेनिक में तो मेनली थ्योरी होता है, उसमें क्वेश्चंस तो तुमको सेम टाइप के मिलेंगे, उसमें मतलब क्वेश्चंस ज्यादा करने की ज्यादा फायदा भी नहीं है, उसमें क्वेश्चंस तुम शीट से सॉल्व कर लो, कोचिंग मटेरियल से सॉल्व कर लो, बट मेनली थ्योरी पे फोकस करो। मतलब नोट्स अगर तुम 10 बार रिवाइज कर सकते हो, 20 बार रिवाइज कर सकते हो, जितने बार रिवाइज कर सकते हो करो। मैं लिटरली हर एग्जाम के पहले रिवाइज करता था, तो मैंने लाइक 50 बार अपने नोट्स रिवाइज किए होंगे, मतलब जितने बार कर सकते हो करो। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, absolutely. Yeah, वेरी गुड absolutely. संकल्प, आपने बहुत अच्छा बताया। I will also और- suggest कि in organic chemistry में notes revise करना is the most important thing. बिल्कुल बिल्कुल बार बार you have to go through your class notes and you have to go through NCERT books as well, right? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से now no more question is to be taken up, Pandey sir. So I think we should conclude the meeting. बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू
for joining this webinar and ये हमारे लिए भी बहुत ही इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल फर्स्ट इंटरेक्शन हमारे वर्टेक्स एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से, और ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि अच्छा रिस्पांस मिला। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करना चाहते थे मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, क्योंकि 100 का जो लिमिट है वो क्रॉस बहुत जल्दी कर गया, और हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहे थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप। तो हम देखेंगे फिर से हम वेबिनार अरेंज करेंगे, और वैसे लोग जो कि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उनको फिर इंटरेक्शन करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग, और आप बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बट डरें बिल्कुल नहीं, और सारे जो पैंडेमिक के नॉर्म्स हैं उसको पालन करें, और अपने पढ़ाई को बिल्कुल डिसकंटिन्यू मत होने दें, मोटिवेटेड रहें, और हर समय एक प्लान्ड वे में तैयार होकर अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूँगा कि न डरना है न रुकना है, बस आगे ही बढ़ते चलना है। कहीं भी किसी भी तरह का कोई आपके रुकावट नहीं आनी चाहिए आपके पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, आपके वर्क में। सो थैंक यू ऑल। We are going to conclude this meeting. Go ahead, sir, please. Yeah.